बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद काशिफ राना, जानते ही होंगे आप लोग। और इस सेशन में मैं आप लोगों का साथ दूंगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। जिस तरह से आप लोगों ने एफआर वन को पढ़ा, आई होप कि बड़ा अच्छा लगा होगा वो पढ़ के, इसीलिए आप लोग कॉस्ट में मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो कॉस्ट भी बिल्कुल वैसे ही इंशाल्लाह हम लोग सेशन को खूब इंजॉय करेंगे, अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। लेकिन वही बात है कि अपना जो प्राइमरी फोकस होना है ना, वो स्टडी पे होना है। स्टडी पे नो कंप्रोमाइज। आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को ऐसे समझ लें कि पहली और आखिरी मरतबा पढ़ने जा रहे हैं और आपने इसको पास करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ा, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के नेचर में बहुत डिफरेंस है। वहां पर एक रूट गिवन है और उस रूट पर चलते जाना है, मैं जस्ट फॉलो करना था आप लोगों ने स्टैंडर्ड को। यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कोई रूट बता दिया गया और आपने उसके ऊपर चलते जाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये हमारे इंटरनल यूजेज के लिए होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चीजें वेरी कर जाती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी पॉलिसीज हो सकती हैं। तो जहां पर हम लोगों ने देखने हैं जो जर्नली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स वगैरह हो, जहां पर हम सब लोगों का इत्तेफाक हो कि किस तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों को रिकॉर्ड कर सकती है। यहां पर पढ़ते हुए आप लोगों का कुछ ज्यादा समझदार होना जरूरी है कि यहाँ चीजें ऐसी नहीं है कि आप लोगों को बना बनाया एक फॉर्मेट गिवन है तो आपने उसके ऊपर जस्ट वैल्यूज को पुट कर देना है, तो ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर आपने ये समझना है जैसे आप किसी बिजनेस के ऑनर हैं, आपका स्टेक है, 100% स्टेक है, और आप रिस्क पर मौजूद हैं और आपने डिसीजन लेना है। जब आप अपने आप को इस हालत में जाकर देखेंगे ना, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो जानी है आप लोगों से। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल कैटेगरी में देखा, वहां पे फॉल किया ना, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब जो भी सिचुएशन आएगी, कुछ भी हमने अपने ऊपर अप्लाई कर देनी है कि इन केस अगर इसकी जगह पे मैं होता तो मैं इसकी कैलकुलेशंस कैसे करता। कैलकुलेशंस करने के मेथड्स, उनका जो प्रेजेंटेशन वे है, वो चेंज हो सकता है। मतलब मैं कुछ और प्रेजेंटेशन करूं, आप लोग कुछ और प्रेजेंटेशन करें, ये चेंज हो सकता है। लेकिन हमारा जो एंड रिजल्ट आएगा ना, वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे जो बिल्कुल इजी सी सिंपल सी प्रेजेंटेशन हो, जो हमें इजीली समझ आ सके और हमारा ये पेपर अच्छे तरीके से पास हो सके। यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की निस्बत कुछ ज्यादा चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। टेक्निकल पॉइंट्स आप लोगों को कुछ ज्यादा मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक नई कैलकुलेशन से आपका वास्ता पड़ेगा। तो इस वजह से इस सब्जेक्ट को आप लोगों ने कुछ ज्यादा सीरियस लेके चलना है। और आप देखें और सुना होगा लोगों से कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बाकी तमाम, उसकी रीजन ही यही होती है कि यहाँ पर ना काफी सारी अजम्पशंस हैं, काफी सारी प्रिडिक्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर बजटिंग वगैरह मौजूद होती है, यहाँ पे फोरकास्ट वगैरह हैं। तो वहां पर चीजें आपके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इंशाल्लाह अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहने वाला। बात वो ये है कि जिस तरह से आप लोगों ने एफआर वन में मेरा साथ दिया था, यहाँ पर उससे कुछ ज्यादा साथ देना पड़ेगा। कंसिस्टेंट आपने पहले से ही आदत बन चुकी है आप लोगों की कि आप लोग छुट्टियां नहीं करते, कंसिस्टेंट रहते हो। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही आपको रहना पड़ेगा। डेली का काम डेली करना है, तो आपको मेरी नेचर का पता है कि हम लोगों ने किसी सब्जेक्ट को किस तरह से लेके चलना है। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब आपकी आदत बन चुकी है कि आपने डेली बेसिस पे पढ़ के आना होता है। तो ये बातें अब आपको समझाने की जरूरत नहीं। एम आई राइट? है ना ऐसा? अच्छा, अब यहां पर देखिए, आपको याद होगा पीआरसी के अंदर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था। तो आपको नहीं याद होगा, है ना? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। वो एक चैप्टर था जिसका ताल्लुक बेसिकली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से था। बाकी जितने भी आप लोगों ने चैप्टर्स वगैरह पढ़े थे ना, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रेलिवेंट थे। लेकिन जैसे ही आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पर आए थे, तो वहां पर हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि अगर हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, तो वो अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को किस तरह से कैलकुलेट करता है। आपकी कोई आधी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ उस स्टेटमेंट के ऊपर है।
जो आप लोगों ने वहां पर सिर्फ चैप्टर नंबर 8 एक छोटे से चैप्टर की सूरत में पढ़ ली, तो आप लोगों का हाफ सिलेबस सिर्फ वहीं पे कवर हो जाता है कि उसकी डिटेल्स अब आपने यहाँ पर देखनी है। वहां पर वैल्यूज आपको बता दी जाती थी, आप जस्ट जाके पुट करते थे। यहाँ पर फर्क इतना है कि वो वैल्यूज पहले हमने खुद कैलकुलेट करनी है कि वो वैल्यूज हमारे पास कैसे आएंगी। जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, वहां पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अप्लाई होती है। ट्रेडिंग बिजनेस के ऊपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अप्लाई नहीं होती। मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स आपको हमेशा मिलेंगे किसी इंडस्ट्री में या किसी फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर। किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई काम नहीं होता। अब आप लोग क्यों सीखने जा रहे हैं? आपने तो इंशाल्लाह ऑडिटर बनना है, आपने तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट बनना है। तो आपको ये इसीलिए सिखाया जा रहा है कि आप, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जॉब भी किसी ऐसी कंपनी में हो जाए जो मैन्युफैक्चरिंग करती हो, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स कैसे बनेंगे। दूसरी बात यह है कि जब आपके पास ऑडिट्स आएंगे, तो लानी बात है इंडस्ट्रीज के ऑडिट्स भी आपके पास आएंगे। और अगर आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना पढ़ी हुई हुई तो वो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में धोखा भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास वो नॉलेज ना हुआ तो आप उनको ऑडिट कैसे जाके करेंगे? तो इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये पढ़ना जरूरी होता है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स नहीं बनने जा रहे, आप बनेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही। लेकिन आपको इन स्टेटमेंट्स का भी पता होना चाहिए कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न किस तरह से अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं या क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर जो इन्वेंट्री होती है ना, वो तीन किस्म की इन्वेंट्रीज होती हैं। रॉ मटेरियल्स होते हैं, वर्क इन प्रोसेस होते हैं, एंड फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश। और वहां पर तो हम लोगों ने सिंपल सिंपल वैल्यूज गिवन थी और वो जाके पुट कर दी थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने उन रॉ मटेरियल्स की वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करना है ये देखना है, वर्क इन प्रोसेस कैसे आएगा, फिनिश गुड्स की वैल्यूज को कैसे देखना है। फिर आपको याद होगा प्राइम कॉस्ट की कैलकुलेशन में हम लोगों ने कहा था कि रॉ मटेरियल इन टोटल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाके प्राइम कॉस्ट बनते थे। तो वहां पर तो सिर्फ लेबर एक छोटा सा वर्ड था और आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन होती थी जो आप लोग कर लेते थे। लेकिन जहां पर जब आप लोग जाते हैं तो आपको पूरा एक चैप्टर लेबर के ऊपर पढ़ना पड़ जाता है। फिर आप लोगों ने वहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात की थी, तो वहां पर सिंपल से एक्सपेंसेस होते थे, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस एफओ का पार्ट बना लेते थे। लेकिन जहां पर आपको उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ जाएगा। इन्वेंट्री की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इन्वेंट्रीज के ऊपर भी वहां पे वैल्यूज गिवन थी, जहां पर आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन भी खुद से करेंगे। और फिर जब हम लोग बात कर रहे होते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, तो उसने अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल भी करना होता है। आप देखें कि अगर आप लोग रॉ मटेरियल की मदद से फिनिश्ड गुड्स बना रहे हैं और आपको पता है कि एक यूनिट फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए आपके पास सपोज के 100 ग्राम रॉ मटेरियल लगता है। अगर आप इस चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे और आपका कोई अनस्किल्ड वर्कर उसके ऊपर 120 ग्राम रॉ मटेरियल लगा दे, 110 ग्राम लगा दे, तो आपका रॉ मटेरियल लॉस में जाएगा। आप उतने नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बना पाएंगे जितने कि आपको बनाने चाहिए। इसीलिए इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत जरूरी होता है इस चीज के ऊपर कि हमने अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे करना है, कब हम लोगों ने न्यू इन्वेंट्री मंगवानी है, कब हम लोगों ने इसको इशू करना है, इसको किस तरह से वैल्यू करना है हम लोगों ने। ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाके देखेंगे। ये वो चीजें थी जो आप लोगों ने ना यहाँ पे मतलब पहले थोड़ी बहुत सुनी थी, यहाँ पर इन डिटेल जाकर हम लोग देखेंगे। अच्छा, उसके बाद ना काफी सारी आपके पास आ जाती हैं न्यू चीजें। जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ये वो चीजें हैं जिन्होंने मतलब आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि जब आप लोग उस लेवल पे जाके सोच रहे होंगे ना। मैंने आपसे पहले ही कहा, अब अपने आप को स्टूडेंट नहीं कंसीडर कर। अगर स्टूडेंट कंसीडर कर दिया तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं होगी। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट के तौर पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नहीं। आपने ये सोचना है कि मेरा अपना बिजनेस है और अगर मैंने इसके ऊपर ठीक से कैलकुलेशन ना की तो मुझे लॉस हो जाना है। जब आपका माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, सोचने का अंदाजा ऑटोमेटिकली बदल जाएगा।
और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको मिल जाना है। लेबर के बारे में जब हम लोग पढ़ने जाएंगे, लाजिमी बात है बुकिश नॉलेज तो सारा मैंने आपको देना है, लेकिन अगर आप लोग इसके ऊपर खुद से सोचेंगे ना कि ओवर टाइम कितना आ रहा है मेरे पास, मैंने बेसिक वेजेस कितनी रहनी है, डायरेक्ट लेबर कौन सी है, इनडायरेक्ट लेबर कौन सी है, मतलब आपको ये लगे कि भाई मैंने पैसे देने हैं, तो लाजमी बात है आपकी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी हो जानी है। इवन के बुक के पढ़ने से पहले आप कैलकुलेशन करके बैठे हुए होंगे। और यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, तो ये डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स अच्छे तरीके से जब तक आप लोग खुद से नहीं सोचेंगे ना, आप किसी भी चीज के बारे में डिसीजन नहीं ले सकेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने मोस्टली ऐसा होता है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना हम लोग फ्यूचर की बात ज्यादा कर रहे होते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हिस्टोरिकल डाटा होता है, वहां पर फ्यूचर की बात नहीं हो रही होती। जहां कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है, आने वाले साल की प्रिडिक्शन चल रही है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, पिछले साल में हमें प्रॉफिट क्या मिला। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों के एक्सटर्नल यूजेज के लिए होती है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप लोगों के इंटरनल यूजेज के लिए। आपने अपनी एक्टिविटीज को देखना है कि आपकी मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रही है। तो ये सब्जेक्ट बड़ा मजे का सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अल्लाह करे कि आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट करने के बाद अपना ही बिजनेस कर रहे हो, आपको किसी की गुलामी करने की जरूरत ना पड़े, तो फिर ये चीजें बहुत ज्यादा वैल्यू रखती हैं। इन केस अगर आप लोग जॉब पे भी चले जाते हैं, जब तक ये चीजें आपको नहीं आती होंगी, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ने आपको एज एन अकाउंटेंट हायर नहीं करना। जानी बात है, उन्होंने ये आपसे पूछना है कि आपको इन चीजों के बारे में कुछ नॉलेज है या नहीं है, तो वो कुछ नॉलेज आपको ये सब्जेक्ट देगा, ताकि आप लोगों की जो जॉब हो वो कंफर्म हो सके। तो कोई भी बिजनेस एंटिटी आपको लाखों रुपए ऐसे नहीं उठा के दे देगी कि आपको ये चीजें ना आती। तो पेपर पास करने के लिए तो वैसे ही बहुत जरूरी है, लेकिन अगर इसको फ्यूचर के हवाले से देखें, तो जॉब के हवाले से या किसी भी बिजनेस को रन करने के हवाले से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको इन चीजों के बारे में अब अगर हम लोग इसके पेपर की बात करें ना, तो पेपर होता है इसका कुछ इस तरह से। अब वैसे तो आपको ये ना भी बताया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पहले से कैट के पेपर्स का सामना कर चुके हैं। आपको डिफिकल्टी लेवल भी बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोग फेस कर चुके हैं कि इसका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है हमारे पास। लेकिन मिलता जुलता ही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। इधर भी हमारे पास देखिए, आपको याद होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी हमारे पास 9 क्वेश्चन होते हैं इन टोटल, 2 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा है, इन टोटल आप लोगों के पास 9 क्वेश्चन ही हैं। उन 9 क्वेश्चन को इधर भी 2 पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के भी 50 मार्क्स बनते हैं और सेक्शन बी के भी 50 मार्क्स बनते हैं। फिर से वही बात, फर्स्ट 6 क्वेश्चन सेक्शन ए का पार्ट बनेंगे और लास्ट के 3 क्वेश्चन सेक्शन बी का पार्ट बन जाएंगे। सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन मौजूद होंगे वो मैक्सिमम 10 मार्क्स तक जा रहे होंगे, लेकिन सेक्शन बी के जो आपके पास क्वेश्चन होंगे वो ऑन एवरेज 17 टू 18 मार्क्स के। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पर एमसीक्यूज थे, यहाँ पर नहीं, मोस्टली नहीं थे यहाँ पर एमसीक्यूज। वहां पर आपके पास 10 मार्क्स के FR 1 के अंदर एमसीक्यूज मौजूद थे, यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ, आ भी सकते हैं, अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि नहीं पूछे जा सकते। ऐसा हो सकता है कभी कोई 5-10 मार्क्स के एमसीक्यूज भी पूछ ले, कोई ट्रू एंड फॉल्स भी पूछ ले, तो वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो भाई सीधी सी बात है, पेपर हैवी है, इन टाइम कंप्लीट भी नहीं हो रहा, ये हकीकत बात है। तो इस चीज को ना आपने खुद से ओवरकम करना है। लेकिन जब आपको सारी चीजें आती हो ना, तब इन टाइम कंप्लीट भी हो जाता है, तब वो पेपर आपको हैवी भी नहीं लगता। पेपर सारे का सारा भाई अनसीन आना है, पता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो आप लोगों ने क्लासेज में किया हुआ हो और एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है कि कॉन्सेप्ट ऐसे जरूर आए थे कि जो हम लोगों ने यहाँ पर किए होंगे एग्जाम में भी सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट आ जाए। यहाँ पर जो भी हम लोग काम वगैरह कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन एक से ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए कर रहे होते हैं, एक से ज्यादा मशीन्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं हम लोग, तो इसीलिए थोड़ी सी इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो डिफिकल्ट हो जाती है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अब इसको फुल पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है, या ये देखिए फैक्ट्री ओवरहेड से रेलिवेंट जो हम लोगों ने अभी एक चैप्टर डिस्कस किया, सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड का एक ही चैप्टर, उसी में से आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात कर रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 2, वहां पर देखें 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास। नेक्स्ट देखें EOQ, ये भी हम लोग EOQ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर है आप लोगों के पास, 6 9 मार्क्स का क्वेश्चन। तो मतलब 10 मार्क्स से ज्यादा सेक्शन 1 में नहीं जाता, और ये इन टोटल आपके 50 मार्क्स बन जाते हैं। फिर आते हैं जरा लेंथी क्वेश्चन के ऊपर सेक्शन बी में, और यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन हैं ऑन एवरेज 17-18 मार्क्स तक रहते हैं, टोटल 50 मार्क्स इसने देने हैं। तो 17 + 2, अब जैसे ही +2 आया, देखो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टच भी उसने ले लिया यहाँ पर। और ऐसा अक्सर होता है कि आपके एक पेपर यहाँ पर ना बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, लेकिन ये है कि आपके पास 4 मार्क्स 6 मार्क्स तक की थ्योरी जरूर पूछ लेता है। तो वो थ्योरी अगर आपको आती हो ना, और उसमें से सपोज 6 मार्क्स की और आप 6 मार्क्स ही ले गए, तो आपका पेपर पास करना ज्यादा इजी हो जाता है। अब यहाँ पे क्या कहता है, रिकॉन्साइल नेट प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब ये भी पूरा एक चैप्टर था, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, उसी में से 19 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास आया, 14 + 4, अब ये साथ में थ्योरी टच आ गया यहाँ पर। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन 2 नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दैट सपोर्ट आउटसोर्सिंग एंड 2 दैट अपोज इट। अब इसके बारे में जब तक आप सही से सीरियस से कंसर्न नहीं रखेंगे थ्योरी के बारे में, आप इनका आंसर नहीं कर सकते। वही ये 14 मार्क्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के ये 4 मार्क्स होते हैं जो इनके साथ सपोर्ट कर रहे होती हैं। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखें, तो ये आपके पास बन गया 15 मार्क्स का इन टोटल। तो हमारे पास ये टोटल 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। FAR 1 की निस्बत इस पेपर की जो लेंथ होती है वो कम होती है, मतलब FAR 1 का पेपर आपका जाता था कोई 7-8 पेजेस के ऊपर, इसका जो पेपर है ना 4 to 5 पेजेस तक जाता है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल वैसा ही है, मतलब परेशान इसने वैसा ही करना है जैसे FAR 1 करता है, इवन के शायद उससे कोई गुना ज्यादा। तो यहाँ पर भाई फर्स्ट डे से अगर आप लोग अपने तमाम तर चैप्टर्स तमाम तर लेक्चर्स के ऊपर सही से फोकस करेंगे, तो आपके लिए ना ये बड़ी सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जानी है। मैं इंजॉय करेंगे कि वाकई कोई अच्छी चीज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आप इसको बर्डन फील करेंगे तो इसने कभी भी आपका नहीं, फिर बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से लेना है, तो वो तो हम लोग डिसाइड कर ही लेंगे, लेकिन आई कैप ने अपनी ग्रिड वगैरह बताई हुई है कि मैं इतने % की बेटी जहां से, इतने % की बेटी जहां से, वगैरह वगैरह उसने बताई हुई है। लेकिन भाई हमारे लिए द वन एंड ओनली ग्रिड, चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 15 100% पेपर है। ये बस एक ही ग्रिड है जो आपने याद रखी, इसके अलावा आपने बाकी तमाम ग्रिड्स को भूल जाना है। हम इसमें से किसी भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसके ऊपर कम फोकस करें, तो हमारे लिए ईच एंड एवरी चैप्टर हैज इक्वल इंपॉर्टेंस। मतलब अगर इन शॉर्ट में आपसे कहूं ना, तो हर चैप्टर की जो वेटेज है ना वो 8 to 10 मार्क्स तो हर हाल में है, हर चैप्टर की वेटेज इतनी बनती है। हाँ कुछ ऐसे भी होंगे जो अब 15+ मार्क्स के ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि हर चैप्टर में से ही क्वेश्चन कर ले हर अटेम्प्ट में, ऐसा नहीं है। कुछ चैप्टर स्किप कर लेता है उस अटेम्प्ट में, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो 15 to 18 सेक्शन बी का पार्ट मर्ज करके पूछ लेता है उनके साथ। तो इस तरह से एक 100 मार्क्स का क्वेश्चन वो सेट करके आपको दे देता है। ऑलराइट, मतलब टेस्टिंग सबकी हो रही होती है। फिर यह है कि किसी किसी अटेम्प्ट में किसी एक चैप्टर को स्किप कर सकता है, लेकिन वो हम कुछ नहीं कह सकते कि इस अटेम्प्ट में कौन सा चैप्टर स्किप करने वाला है। तो इस हवाले से भाई आपने किसी को नहीं फॉलो करना कि कौन अपनी अपनी प्रिडिक्शन और अपना एनालिसिस वगैरह कर रहा है, तो आपने उसको फॉलो करना है या नहीं करना। भाई पेपर के बाद जरूर कर लीजिएगा, लेकिन पेपर से पहले सिर्फ एक ही एनालिसिस कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 15 चैप्टर्स हर हाल में आते हैं। 16 चैप्टर्स आप लोगों को हर हाल में आते हैं। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब बात आती है कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से लें। तो आपको पता है कि स्टार्ट हमेशा वहां से हो जहां पे पहले कोई चीज छोड़ी हुई हो, तो वहां से स्टार्ट लो तो चीजें जरा समझ आना शुरू हो जाती हैं, पता चलता है कि भाई हम लोगों ने ये चीजें पहले से पढ़ी हुई हैं। तो स्टार्ट के कुछ लेक्चर्स में जरा इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है हमारा, क्योंकि ये चीजें पहले से पढ़ी हुई हैं तो हमें आती हैं, तो पता चलता है कि जैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर लेंगे। तो इसीलिए हम चीजों के साथ लिंक करके आगे चलेंगे। बिल्कुल नया चैप्टर अगर आपके लिए स्टार्ट कर दो ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जो कि आप लोगों ने पीआरसी में पहले से पढ़ा हुआ है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन IAS 2 चैप्टर नंबर 7,
वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, सारा स्टैंडर्ड वहां पे पढ़ लिया था। देखो भाई, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी स्टैंडर्ड के खिलाफ नहीं जाएगी। मतलब स्टैंडर्ड ने जो कुछ कहा है कि उसके मुताबिक तो हर हाल में चलेगा, लेकिन साथ में कुछ अपनी एडिशन भी बता देगा कि भाई इसके साथ साथ आप लोगों ने ये चीजें भी कंप्लीट कर लेनी है। तो चैप्टर नंबर 1 बेसिकली वो कंप्लीट पीआरसी वाला चैप्टर नंबर 7 है कि इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग हम लोगों ने कैसे करनी है, उसके रूल्स क्या होते हैं, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें या एनआरवी पे रिकॉर्ड करें, हमारे पास मेथड कौन कौन से हैं, फाइफो एंड वेटेड एवरेज, इसकी डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। तो वही सब कुछ यहाँ पे चल रहा होगा कि फाइफो मेथड से कैसे आएगी, वेटेड एवरेज मेथड पीरियोडिक है या परपेचुअल है, पीरियोडिक है परपेचुअल है, फाइफो है, वेटेड एवरेज है, तो हमारे नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा होता है, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग चैप्टर नंबर 7 वाली। ऐसे समझो जैसे पीआरसी का वो चैप्टर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ गया। तो ये वही चैप्टर है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था, इसीलिए मैंने चैप्टर 15 बोले थे कि पहला तो आपको वैसे ही आ जाएगा। ओके, तो अब देखें चैप्टर नंबर 1, लेकिन यहां पर हम लोग इसको पढ़ेंगे, चाहे आपने पीआरसी में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन यहां पर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कॉस्ट की नजर से जरूर देखेंगे। तो यहां पर देखें, आपके पास स्टार्ट में तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स वगैरह आपको बता रहा है कि आप लोगों ने मटेरियल की हैंडलिंग किस तरह से करनी है, प्रोसीजर्स क्या है, रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से अप्लाई होनी है। अच्छा देखिए भाई, आपको अगर आप अपने इंट्रो टू अकाउंटिंग मुझसे ही पढ़ी हुई हो, तो वहां पर मैं अपने बच्चों से अक्सर ये बात करता हूं कि इंट्रो टू अकाउंटिंग को इसीलिए ना पढ़ो कि इसने सिर्फ पीआरसी का पेपर पास करवाना है, इसको इसीलिए पढ़ो क्योंकि इसने आगे काम आना है। तो अब यहाँ पर एफईआर 1 में भी आ जाते हैं तो इंट्रो टू अकाउंटिंग आ जाती है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आए तब भी इंट्रो टू अकाउंटिंग आ गई। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है ना, ये बेसिकली हमने इंट्रो टू अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर भी पढ़ी थी कि सेल्स की डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी हैं, अकाउंटिंग फॉर सेल्स की, अकाउंटिंग फॉर परचेजेज की डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी हैं, हम लोगों ने वहां पर भी पढ़ी हैं। वही सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर अप्लाई हो जाती हैं। अब यहां पर अगर देखें तो कहते हैं मटेरियल्स आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस इन अ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। अब यहां पर देखा जाए तो भाई अगर ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो ना, उन्हें कोई टेंशन है सच नहीं होती, क्योंकि उनके पास सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स हैं और फाइनल प्रोडक्ट्स की वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा इजी होती है। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो उसने अपनी मटेरियल्स को किस तरह से हैंडल करना है, कितना मटेरियल्स अपने पास रखना है, परचेजेस कितनी करनी है, कितना बाकी रखा हुआ है, वैल्यू क्या है, अब वैल्यूज किस तरह से उसकी करनी है, फिर उसको कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में हम लोगों ने किस तरह से लेके जाना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बन जाएगा। फिर कहते हैं मटेरियल्स और आल्सो कॉल्ड रॉ मटेरियल्स। सिंपल मटेरियल का वर्ड यूज करें तो मतलब रॉ मटेरियल। अच्छा, ये वो थ्योरी है जिसको जस्ट वन टाइम आपने रीड करके बस छोड़ देना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वन टाइम रीडिंग एक एक्टिव रीडिंग है। आप लोगों ने जब भी यहां से लेक्चर से जाना है ना भाई, मैं आपको होम असाइनमेंट दूं या ना दूं, जितना मैंने पढ़ाया हुआ होगा, जहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आपने जाके पढ़ना है। अच्छा, जब मेरा सेकंड लेक्चर आएगा, तो सेकंड लेक्चर जब घर में जाओ ना, तो सिर्फ सेकंड लेक्चर को नहीं पढ़ना, पहले 10 मिनट आपने फर्स्ट लेक्चर के ऊपर लगाने हैं कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। 10 मिनट वो लगाने के बाद सेकंड लेक्चर को देना है, ताकि एक कनेक्शन सा बन जाए। जब आप लोग थर्ड डे पर होते हो ना, तो फर्स्ट 2 डेज के लेक्चर को जरूर देखा करो। तो फर्स्ट 2 डेज में हमने क्या देखा था, मतलब स्टार्ट के 10 to 15 मिनट्स आपने प्रीवियस लेक्चर पे लगाने हैं, उसके बाद आप लोगों ने करंट लेक्चर पे आना है। तो एक कनेक्शन बना रहेगा और चीजें कभी आप लोगों को भूलेंगे नहीं। और आप लोगों की जिंदगी में जब कोई वीकेंड आ जाए, तो पूरे वीक में जो कुछ पढ़ा हुआ है आपने उसको रिवाइज करना है। ऑल राइट। तो ये मतलब ऐसा ना हो कि सर आपने होमवर्क नहीं दिया तो मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं, तो ये आप लोग अपना सबसे बड़ा नुकसान करें। इस सब्जेक्ट से आप लोगों ने ऐसा नहीं लेके चलना इस तरह से कि आपका वीकेंड आया और आपने जाया कर दिया। वीकेंड मतलब क्लासेस का ऑफ है, स्टडी का ऑफ नहीं है। स्टडी आपकी ऑन ही है से, लेकिन सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि आज का दिन सेल्फ स्टडी है। तो वो सेल्फ स्टडी जितने भी सब्जेक्ट्स हों, आपने साथ साथ लेके जरूर चलने हैं अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है तो। ऑल राइट, होना है? नहीं होना? आवाज ही नहीं आई। अच्छा, मटेरियल्स और आल्सो कॉल्ड रॉ मटेरियल्स
which are used in the production of finished products, such as crude oil is a raw material for petrol, milk is raw material for yogurt, yarn is raw material for garments, whereas petrol, yogurt and garments are the finished products. बस आई होप के समझ आ गई ये चीजें, दोबारा कभी ना पढ़। ओके हो गया? ओके, चीजें कुछ ऐसी हैं जो बस समझो कि ये इसी तरह से हैं, माइंड में सेट करो और भूल जाओ, बस हो चुकी हैं सेट। इन केस कभी फ्यूचर में आ भी गई तो क्या आपको इन बातों का पता नहीं चलेगा? तो ऐसा नहीं है कि आपने जाकर इनको रट्टे लगाने शुरू कर देने हैं कि मटेरियल इज द बेसिक कंपोनेंट, मटेरियल इज द बेसिक कंपोनेंट, मटेरियल इज द बेसिक कंपोनेंट, ऐसे नहीं करते रहना। ओके हो गया? अब नेक्स्ट देखें, कहते हैं इन सम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस रॉ मटेरियल कॉस्ट इज अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स total production cost, and any loss of the control over material may cause significant increase in production cost। अब जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको पता है कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके ऊपर मटेरियल लग रहा है 100 ग्राम, कानी बात है उसकी कॉस्ट भी तो 100 ग्राम के मुताबिक लेके चलूंगा। लेकिन अगर आपके लेबर्स ऐसी हैं जो इनएफिशिएंट है और वो 100 ग्राम की जगह पे 110 ग्राम या 120 ग्राम लगा रही है, तो मटेरियल कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़ जाएगी? जब मटेरियल कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगी तो आपकी फिनिश प्रोडक्ट ज्यादा जाके बनेगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, या आपको अपनी सेल्स प्राइस ज्यादा रखनी पड़ेगी। जैसे ही सेल प्राइस ज्यादा रखेंगे मार्केट से आपका शेयर खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत जरूरी है। क्या आपने इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है? फिर देखें, इट इज therefore important for any entity to control the material activities from purchase till its, यही वजह है कि जो भी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं ना, वो मटेरियल परचेज करने से लेकर मटेरियल के यूज करने तक उसके ऊपर बेहतरीन कंट्रोल रखते हैं कि किसको मटेरियल चाहिए, मटेरियल की हिफाजत किसने करनी है, मटेरियल मंगवाना किसने है, किससे मंगवाना है, तमाम चीजों के ऊपर कंट्रोल है। कौन सी प्राइस के ऊपर मंगवाना है, कितनी क्वांटिटी में मंगवाना है, ज्यादा क्वांटिटी में मंगवा लिया तो वेयर हाउस का रेंट बढ़ जाना है, कम क्वांटिटी में मंगवा लिया तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। तो वो चीजें भी देखनी है कि अगर मटेरियल ऑर्डर करना है तो कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करना है, ना उससे कम होता है ना उससे ज्यादा होता है, कब ऑर्डर करना है, इस चीज के बारे में ये हम लोग देखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ऑलराइट, बस दोनों चैप्टर्स आप लोगों के रॉ मटेरियल से रेलिवेंट हैं कि आपने रॉ मटेरियल को किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, एन एंटिटी दैट परचेजेस मटेरियल टू बी यूज्ड इन इट्स प्रोडक्शन और फ्यूचर सेल must ensure that proper procedures are in place to enable the controls over its cost, purchase quantity, quality, as well as usage quantity. In order to make the controls effective, their documentations is necessary so that verifiable records can be maintained। अब ये क्यों जरूरत पड़ती है? बेसिकली इंटरनल यूजेज है, मैं अपने इस्तेमाल करने के लिए कोई चीज खुद से परचेज कर रहा हूं, मैंने उसको परचेज किया, मैंने उसको यूज किया, मेरे साथ किसी और का कोई कंसर्न नहीं है, तो मैं रिकॉर्ड ना भी रखूं ना, मतलब मैं अगर बिल ना भी बनवा कर लाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लोग किसी और के लिए कोई परचेज करके ला रहे हो, क्या विदाउट बिल आओगे? बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग विदाउट बिल आ गए तो आपके ऊपर यकीन नहीं किया जाएगा। तो आप वो कैसे वेरीफाई करोगे कि भाई ये चीज इतने की है? तो लाजमी बात है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो किसी भी बिजनेस एंटिटी के अंदर ऐसा नहीं होता, उन्होंने अपने पास प्रोसीजर्स बनाए हुए होते हैं। क्या आपने कोई भी चीज परचेज करनी है तो ये प्रोसीजर है, आपने खुद नहीं परचेज करनी। आपको कोई चीज चाहिए, आप इस डिपार्टमेंट से राब्ता करें, वो आपको परचेज करके ला के देंगे। अब उस डिपार्टमेंट से कहा गया है कि भाई ये प्रोडक्ट्स हों तो आपने इन सप्लायर से राब्ता करना है, उनको ऑर्डर करना है। फिर इनसे कहा गया है कि भाई जब पेमेंट की बारी आए तो आपने पेमेंट नहीं करनी, पेमेंट के लिए अकाउंट्स ऑफिस के पास भेजना। अब अकाउंट्स ऑफिस से कहा गया है कि भाई 5,000 से कम की पेमेंट हो तो कर लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 5,000 से ज्यादा की हो तो पहले आके हमसे साइन करवा लेना, तब जाके पेमेंट करना। फिर स्टोर वाले से कहा गया है कि भाई जब आपके पास गुड्स आ जाए तो हमें इन्फॉर्म करना कि भाई तुम्हारे पास कितनी गुड्स आई हैं, कब आई हैं, कौन सी कितनी क्वांटिटी है, कैसी क्वालिटी है, फिर उसको स्टोर करना, फिर जाके इशू करना। तो हर कंपनी के अपने अपने प्रोसीजर हैं, उन्होंने इस डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना है। फिर जब आप लोगों के अकाउंट्स की ऑडिटिंग हो रही होती है ना, तो आपने ये सारे प्रूफ उनको देने होते हैं कि ये मटेरियल इशू किया, इस तरह से परचेज हुआ, ये हमारा प्रोसीजर था,
और आपने वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होता है। तो इस वजह से भी ये बहुत जरूरी है कि आपने इन्वेंट्री की मैनेजमेंट करनी है। एनी क्वेश्चन? अब इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने यूज करने हैं ना, उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दी, और इस एग्जाम्पल में उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में यूज हो सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग सेल्स की बात नहीं करेंगे, हम लोगों ने अपने पास रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो परचेज करने का एक मुकम्मल प्रोसीजर हमारे पास क्या हो सकता है, तो उसके बारे में यहां पे बताया गया है। एग्जाम्पल 1 को रीड कीजिए। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें ना, तो भाई ये डॉक्यूमेंटेशन का पता होना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मतलब ये नहीं है कि आप इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों को हमारे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज हो रहे होते हैं जब लोग हम कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। अब देखिए भाई, सबसे पहली चीज प्रोडक्शन हो रही होगी, जहां पे फाइनल प्रोडक्ट हमारी बन रही हैं। प्रोडक्शन वालों को फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपने एक सीक्वेंस के मुताबिक चलना है। तो वो रॉ मटेरियल किससे मंगवाएंगे? स्टोर रूम से। स्टोर रूम वाले से कहेंगे कि भाई प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल दे दें। अब ये कैसे कहेंगे उससे? उसके लिए अब देखें, हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। मैं ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन वालों ने कहा कि स्टोर कीपर से कि भाई आप ये मटेरियल हमारे पास भेज दें और वो भेज देगा, ऐसा नहीं है। वो कहेगा भाई मुझे रिटर्न फॉर्म में दो कि आपको ये रॉ मटेरियल चाहिए, क्वांटिटी लिख कर दो कि इतनी क्वांटिटी में चाहिए, कब तक चाहिए, मुझे ये भी बता दो ताकि मैं उसका अरेंजमेंट कर दूं। तो ये होती है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर रूम वाले से रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे मटेरियल प्रोवाइड करो। तो इस रिक्वेस्ट को कहा जाता है मटेरियल रिक्वेजिशन। इसको कहा जाता है मटेरियल रिक्वेजिशन। मटेरियल रिक्वेजिशन किसने भेजनी है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले ने भेजनी है। और किसको भेजनी है? स्टोर या वेयर हाउस ऑफ द कंपनी। ऑल राइट, जहां तक तुम इशू। अच्छा, अब उस स्टोर कीपर ने देखना है कि उसके पास वो रॉ मटेरियल मौजूद है या नहीं है। इन केस अगर उसके पास रखा हुआ है, तो वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए वो इशू कर देगा। जो भी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए था, वो उसको इशू कर देगा, अगर उसके पास पहले से मौजूद है। तो तो जब वो इशू करेगा, तो उसके लिए उसने इशू करना होगा गुड्स इशू नोट। किसने? स्टोर वाले ने इशू किया रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मींस दैट इस मटेरियल रिक्वेजिशन के अगेंस्ट जो उसने जवाब प्रोवाइड करना है, जो रिप्लाई करना है, वो करेगा गुड्स इशू नोट के पर। में ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं कि मटेरियल रिक्वेजिशन आई, उसने मटेरियल रिक्वेजिशन को एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसने मटेरियल भेज दिया, लेकिन गुड्स इशू नोट इशू नहीं किया। तो ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बाद में मुकर जाएं कि हमने रिक्वेस्ट जरूर की थी, लेकिन इसने हमारे पास मटेरियल नहीं भिजवाया। तो उसका एविडेंस कैसे रखा जाएगा? तो स्टोर कीपर वाला उनको जाकर जैसे ही मटेरियल प्रोवाइड करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को, तो प्रिपेयर करेगा एक गुड्स इशू नोट और उसके ऊपर साइन करवा लेगा। अब ये एविडेंस आ जाता है कि भाई उस रिक्वेजिशन का मैं रिप्लाई कर चुका हूं और उन तक गुड्स पहुंच चुकी हैं। ये दो डॉक्यूमेंट सिर्फ उस टाइम पर अप्लाई होंगे जब आपके स्टोर रूम में मटेरियल मौजूद है इन एक्सेस अमाउंट। कहीं से परचेज करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने जैसे ही रिक्वेस्ट की स्टोर कीपर वाले को, तो स्टोर कीपर वाले ने फौरन उसकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई कर दिया कि ये लो रॉ मटेरियल। तो कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करेगा? गुड्स इशू नो, GIN। बात क्लियर हो गई? क्या हमेशा ऐसा होगा कि जैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले रिक्वायर्ड करेंगे कि हमें ये वाला मटेरियल चाहिए और उसके बाद रखा हुआ होगा? क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास मटेरियल हो ही ना, या कम क्वांटिटी में रखा हुआ हो। कुछ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। तो अब वो क्या करेगा? अब वो पहले वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा। अब यहां पर स्टोर कीपर वाले को अलाउ नहीं है कि भाई तुमने सप्लायर से कांटेक्ट करना है।
स्टोरकीपर वाले को अलाउ नहीं। मतलब इसके लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। काम एक ही है लेकिन उस काम को डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर दिया गया और हर स्टेप डिफरेंट पर्सन ने परफॉर्म करना है। क्यों? ताकि फ्रॉड से बचा जा सके, अदरवाइज फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं। कि अगर हम लोग एक सीक्वेंस बना लेंगे ना तो उन सब में कोई एक तो ईमानदार होगा ना जो उनको बेईमानी से रोक सकेगा। तो इस वजह से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, क्या उन ड्यूटीज को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर पार्ट डिफरेंट पर्सन ने परफॉर्म करना है। अब क्या है, स्टोर रूम वाले से कहा गया भाई तुम्हें रॉ मटेरियल चाहिए, तुमने जाके ये बताना, ये रिक्वेस्ट करनी है कि आपको रॉ मटेरियल चाहिए। किसको? परचेज डिपार्टमेंट को, या इसका दूसरा नाम होता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। उस कंपनी के अंदर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है जिसका काम ही कंपनी में मौजूद तमाम तर चीजों को परचेज करना है। तो आपने ये परचेज डिपार्टमेंट को, स्टोर रूम वाले ने कहना है मुझे ये मटेरियल चाहिए, तो ये भी उसने रिक्वेस्ट करनी है। लेकिन ये रिक्वेस्ट किस चीज के लिए कर रहा है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए। तो इस डॉक्यूमेंट का क्या नाम होगा? परचेज रेक्विजिशन। अब परचेज रेक्विजिशन किसने सेंड करनी है? स्टोर रूम वाले ने। परचेज रेक्विजिशन किसने सेंड करनी है? स्टोर रूम वाले ने। किसको सेंड करनी है? परचेज डिपार्टमेंट वाले। कि भाई मुझे ये रॉ मटेरियल इतनी क्वांटिटी में इतने दिनों में चाहिए। अब परचेज डिपार्टमेंट का काम स्टार्ट हो जाता है। क्या उन्होंने देखना है कि भाई हमें कौन सी गुड्स चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, और उसके लिए हमारे पास लाइन अप कौन कौन से सप्लायर्स मौजूद हैं। अब जो भी सप्लायर्स होंगे वो लिस्ट में देखेंगे कि हमारे ये सप्लायर्स हैं इन प्रोडक्ट्स के लिए। उन्होंने उनसे कॉन्टेक्ट करना है और उनसे पूछेंगे कि भाई प्राइसेस बताएं हमें, ये रॉ मटेरियल इतनी क्वांटिटी में हमें चाहिए। उनसे कोटेशंस लेंगे और जिसकी कोटेशन एक्सेप्ट होगी उस सप्लायर को सिलेक्ट कर देंगे। यहां तक स्टोरी समझ आ गई है? कोई इशू? अब यहाँ पे देखते साथ साथ पढ़ते भी जाएं। The store or warehouse of the company raises purchase requisition to the purchase or procurement department. The purchase or procurement department raises a request for quotations to the, मतलब अब यहाँ पे वो जॉन की बात कर रहा है, मैं तो मटेरियल का नाम उसने यूज कर लिया है कि गारमेंट्स हमारे पास, कॉटन गारमेंट्स का बिजनेस हमारे पास मौजूद है, ये हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इसके लिए जो गारमेंट्स के लिए रॉ मटेरियल होता है वो हमारे पास यॉर्न है। तो इसके सप्लायर से उसने कोटेशन मांगी एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेड कोटेशन, अब जिसकी प्राइस कम होगी उस सप्लायर को हमने एक्सेप्ट कर लिया और उसको हम लोग परचेज ऑर्डर कर देंगे। अब उसको परचेज रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, उसको ऑर्डर करेंगे कि भाई ये चीज हमें परचेज ऑर्डर के तौर पर है। ठीक है, बात क्लियर? अब ये परचेज ऑर्डर किसने सेंड करना है? परचेज डिपार्टमेंट ने। किसको सेंड करना है? सप्लायर। उस सप्लायर के लिए सेम परचेज ऑर्डर उसका सेल्स ऑर्डर बनेगा। लेकिन यहां पर हम लोग सेल्स ऑर्डर की बात नहीं करते तो अकाउंटिंग फॉर सेल्स नहीं चल रही। हमने रॉ मटेरियल को परचेज करना है तो परचेज से रेलेवेंट हम लोग डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। कोई इशू? अब सप्लायर तक परचेज ऑर्डर पहुंच गया कि भाई ये गुड्स हमें प्रोवाइड कर दो। अब सप्लायर ने क्या करना है? उन गुड्स को डिलीवर करना है। द सप्लायर ऑन द बेसिस ऑफ परचेज ऑर्डर विच इंक्लूड्स, अब उसमें क्वांटिटी शामिल है, रेट शामिल है, टाइम वगैरह शामिल है कि कब तक हमारे पास ये चीजें पहुंच जानी चाहिए। डिलीवर द yarn एट द स्टोर और वेयर हाउस ऑफ ए लिमिटेड। तो ऐसी सिचुएशन में उसने इश्यू करना होगा एक गुड्स डिस्पैच और डिलीवरी नोट, GDN। किसने इशू करना है? सप्लायर ने इशू करना है। कब? जब वो अपने प्रीमिसेस में से गुड्स डिस्पैच करता है ए लिमिटेड के वेयर हाउस के लिए, उस टाइम पर उसने एक डॉक्यूमेंट इशू करना है जिसका नाम होता है गुड्स डिस्पैच नोट और गुड्स डिलीवरी नोट। मींस दैट कि भाई कंपनी को इन्फॉर्म कर दो कि जो प्रोडक्ट्स आपने मुझसे मंगवाई थी वो मैंने ट्रांसपोर्टर को दे दी हैं, ऑन द वे हैं, इन ट्रांजिट हैं और कुछ ही दिनों में आप तक पहुंच जाएंगी, ताकि उनके माइंड में हो
कि वो जो चीजें हैं उसने हमसे मांगी थी वो हमने उसको डिलीवर कर दी। बात समझ आ गई? बात क्लियर? नेक्स्ट देखो, कहते हैं टू द स्टोर एंड परचेज और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ए लिमिटेड द स्टोर कीपर वेयर हाउस इन चार्ज ऑफ ए लिमिटेड इशू। अब देखिए वो जो गुड्स आएंगी क्या वो परचेज डिपार्टमेंट वाले के पास जाएंगे? वेयर हाउस में जाएंगी। देखिए परचेज डिपार्टमेंट आपका एक एडमिन डिपार्टमेंट है, हो सकता है आपका हेड ऑफिस शहर के अंदर हो, जबकि आपकी फैक्ट्री शहर के बाहर हो, तो स्टोर रूम भी फैक्ट्री के साथ ही होगा। तो क्या आप अपनी वो गुड्स अपने हेड ऑफिस में मंगवाएंगे देखने के लिए कि भाई गुड्स आ गई हैं या नहीं? तो ऐसा नहीं है। सप्लायर को आपने वेयर हाउस का एड्रेस देना है कि भाई आपने हमारी ये गुड्स हमारे वेयर हाउस तक पहुंचानी है। तो आपका वो जो वेयर हाउस में जब गुड्स पहुंच जाएंगी, जो उस टाइम पे उसका इंचार्ज होगा उसने इश्यू करना है गुड्स रिसीव नोट। कब? जब वो गुड्स अपने पास रिसीव कर लेगा। द कॉपी ऑफ विच इज गिवन टू द सप्लायर एंड परचेज और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट आफ्टर इंस्पेक्टिंग द गुड्स अलोंग विद द गुड्स रिसीव नोट। ऐसा नहीं कि जैसे स्टोर रूम में गाड़ी एंटर हो रही थी और उसने फौरन से सप्लायर और परचेज डिपार्टमेंट को बता दिया भाई गुड्स आ गई, गाड़ी आ गई, मुबारक हो। तो ऐसी कोई बात नहीं। गाड़ी आएगी, उसने सामान की इंस्पेक्शन करनी है, गुड्स को देखना है कोई डैमेज तो नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन के बगैर तो नहीं आ गई, तो ऐसी तो नहीं है जो हमने ना मंगवाई और हमारे पास आ गई हो। क्या सेम क्वालिटी है जो हम लोगों ने मंगवाई थी? क्या क्वांटिटी पूरी है? ईच एंड एवरीथिंग चेक करेगा, साथ में इनवाइस को मैच करेगा कि जो हमारे पास बिल आ रहा है क्या बिल उन्हीं गुड्स और उतनी क्वांटिटी के लिए जो इन्होंने हमें बना के भेजा। वेयर हाउस वाले ने ये सारी इंस्पेक्शन करने के बाद सप्लायर को भी इन्फॉर्म करना है कि भाई गुड्स आ चुकी हैं। साथ में परचेज डिपार्टमेंट वाले से भी कहना है कि भाई जिस सप्लायर को आपने ऑर्डर किया था उसने हमें गुड्स डिलीवर कर दे। बात क्लियर? बात क्लियर? द स्टोर कीपर और वेयर हाउस इंचार्ज अरेंजेस द गुड्स ऑन। अब ये ड्यूटी आ जाती है किसकी? या फिर वेयर हाउस इंचार्ज का वर्ड यूज कर लें या स्टोर कीपर का वर्ड यूज कर लें, उसकी ड्यूटी आ जाती है कि भाई जो तुम्हारे पास गुड्स पहुंची हैं अब तुमने उसको अरेंज करना है, उनको मैनेज करना है। और वो किस तरह से कि भाई तुम देखो तुम मेथड कौन सा यूज कर रहे हो इन्वेंटरी की वैल्यूएशन का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है या वेटेड एवरेज है? अब अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो लाजमी बात है उसने इसको सेपरेट रखना है, और जो पहले से इन्वेंटरी मौजूद होगी सबसे पहले वो इशू करेगा, उसके बाद रिसेंट परचेजेस इशू करेगा ताकि उसका क्लोजिंग स्टॉक इसमें से बच जाए। वो अपने पुराने स्टॉक के साथ इसको मर्ज नहीं कर सकता। और ये इसीलिए भी किया जाता है जब हमारी गुड्स पेरिशेबल, जिनकी एक्सपायरी हो, तो लानी बात है उसने उन गुड्स को पहले यूज करना है जो उसने पहले परचेज की थी, क्योंकि ये तो फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं उसके पास, ये कुछ दिन मजीद निकाल जाएंगे। तो ये स्टोर कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चीजों को खराब होने से बचाना है उसने। ओके? on first in first out basis or weighted average basis depending upon the company's policy कि हम लोग इन्वेंटरी की वैल्यूएशन किस तरह से कर रहे हैं। यूजुअली perishable products are carried out first in first out basis। यहां तक किसी को कोई मसला? क्या सारी स्टोरी सही से समझ आ रही है आप लोगों को? जी नेक्स्ट देखें, स्टोर देन इशू। अब वो जो परचेज हमारे पास जो मटेरियल की रिक्विजिशन आई थी अब हमने उसका आंसर करना है, तो अब हमारे पास मटेरियल आ चुका है तो हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू करेंगे और साथ में गुड्स इशू नोट हम इशू कर देंगे। क्लियर? अब इस सारे जितने भी स्टोरी पढ़ी इस सारे की है यहाँ पर समरी कि कौन सा डॉक्यूमेंट कब यूज हो रहा है। अब अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें ना तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने इधर यूज किए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या था? मटेरियल रिक्विजिशन। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या था? परचेज रिक्विजिशन। तीसरा डॉक्यूमेंट क्या था? परचेज ऑर्डर। चौथा डॉक्यूमेंट क्या था हमारे पास? गुड्स डिस्पैच नोट। पांचवा डॉक्यूमेंट हम लोगों ने गुड्स रिसीव्ड नोट। सिक्स्थ डॉक्यूमेंट हम लोगों ने कौन सा यूज किया? साथ में इनवॉइस वगैरह भी आ गई थी। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने अपनी पास इन्वेंट्री को मैनेज किया और जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देने लगे तो हम लोगों ने गुड्स इशू नोट। ऑलराइट, अब देखें, अब जहां पर उसने एक समरी बना दी, कहते मटेरियल रिक्विजिशन कब यूज करोगे?
कहते हैं उस टाइम पर जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल की जरूरत होगी तो स्टोर डिपार्टमेंट वाले को मटेरियल रिक्विजिशन इशू कर देगा। देखें यही कुछ लिखा हुआ है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रेज करेगा ये डॉक्यूमेंट मटेरियल रिक्विजिशन टू स्टोर और वेयर हाउस। ऑलराइट, फिर क्या है, परचेज रिक्विजिशन। अब जो काम है ना वो हमारे पास वेयर हाउस स्टोर कीपर का स्टार्ट हो चुका है। अब इसने बताना है परचेज डिपार्टमेंट वालों को कि भाई मुझे ये मटेरियल वगैरह चाहिए। तो स्टोर और वेयर हाउस रेजेज परचेज रिक्विजिशन टू प्रोक्योरमेंट और परचेज डिपार्टमेंट। देन परचेज ऑर्डर कौन करेगा, परचेज डिपार्टमेंट। जो सप्लायर उसने सिलेक्ट किया होगा उसको जाकर परचेज ऑर्डर कर देगा, रेजेज परचेज ऑर्डर टू द अप्रूव्ड सप्लायर। फिर जब सप्लायर आपको गुड्स डिलीवर करेगा तो वो गुड्स डिस्पैच नोट या गुड्स डिलीवरी नोट इशू करेगा। फिर जब आप वेयर हाउस वाले स्टोर कीपर वाला गुड्स को रिसीव करके उसको चेक कर लेगा आफ्टर इंस्पेक्शन, उसने इशू करना है गुड्स रिसीव्ड नोट टू परचेज डिपार्टमेंट एंड सप्लायर। एंड एट द एंड जब वेयर हाउस वाला गुड्स इशू करेगा टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो गुड्स इशू नोट। एनी क्वेश्चन? बात समझ आ गई? ऐसा नहीं लग रहा जैसे पढ़ते पढ़ते वैसे चीजें याद हो गई हैं? नहीं लग रहा ऐसा? अच्छा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे जरा बताइएगा, स्टार्ट से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे? शाबाश, मटेरियल रिक्विजिशन, फिर परचेज रिक्विजिशन, देन परचेज ऑर्डर आ गया, गुड्स डिस्पैच नोट, गुड्स रिसीव नोट एंड गुड्स इशूड। ऑलराइट, तो देखो फिंगर टिप्स पे याद हो गए चीजें। और अगर आप लोग एक मतलब फिर से इसको देखोगे ना तो आपके माइंड में चल जाएगा कि भाई मटेरियल एक्विजिशन किसने की थी, किसने की थी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने। किसको? स्टोर कीपर को। तो परचेज रिक्विजिशन कब यूज हुआ था? स्टोर कीपर ने परचेज डिपार्टमेंट से कहा था, तो ये कहने का स्टाइल उसका था परचेज रिक्विजिशन। फिर परचेज डिपार्टमेंट ने सप्लायर से कांटेक्ट किया थ्रू परचेज ऑर्डर। फिर सप्लायर ने बताया कि भाई मैंने गुड्स डिस्पैच कर दी हैं थ्रू गुड्स डिस्पैच नोट। फिर हमने उसको बताया गुड्स रिसीव नोट। फिर हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजा गुड्स इशू नोट। ऑलराइट, क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस, परचेज प्रोसेस इज देयरफॉर नीडेड। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ परचेज प्रोसेस इज देयरफॉर नीडेड। अब ये जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन थी ना वो बेसिकली परचेज प्रोसेस की थी। अब वो कहते हैं इनके पर्पसेस क्या थे, हमने ऐसा क्यों किया? तो इसके मल्टीपल पर्पसेस हमारे पास हो सकते हैं, जैसा कि टू इंश्योर दैट द procedures for ordering, receiving, paying for materials has been conducted properly and there is no error or fraud. अगर डॉक्यूमेंटेशन ना हुई किसी चीज की तो सबसे पहला डाउट जाता है इन्होंने फ्रॉड किया है। ऑलराइट, इस वजह देखो अगर आप किसी चीज की इनवॉइस नहीं बना के लाओगे और मुझे कहोगे कि भाई ये चीज 200 रुपए की है, मे बी मैं आपको 200 रुपया दे दूं, लेकिन मेरे दिल में ना एक ख्याल रहेगा कि शायद यार ये चीज 200 रुपए की नहीं। लेकिन अगर आप लोग सेम सप्लायर से उसके स्टैंप के साथ एक डॉक्यूमेंट बनवा कर ले आओ, चाहे उसके ऊपर अब 200 हो, तो मेरा एतमाद बढ़ गया है कि वाकई ये चीज 200 की थी और आप लोगों ने मुझे उसका एविडेंस प्रोवाइड कर दिया। एक तो ये है कि जो प्रोसीजर हम लोगों ने बनाए हुए होते हैं इन तमाम डॉक्यूमेंटेशन से पता चल जाता है कि भाई उन प्रोसीजर्स को फॉलो किया जा रहा है। जब प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे होते हैं तो फ्रॉड या एरर नहीं। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट देखो, टू प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल परचेज फॉर द फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो लाजिम बात है जब हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने होते हैं तो उसमें हम लोगों ने परचेजेस को रिकॉर्ड करना होता है कि मटेरियल कितना परचेज किया। जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जाते हैं तो हम लोगों ने कौन सा गुड्स मैन्युफैक्चर बनानी है तो उसके लिए भी हमें रिकॉर्ड्स में पता चल जाता है कि हमारे पास मटेरियल की वैल्यू क्या होगी। फिर किसी किस्म का कोई फिजिकल कंट्रोल वगैरह हम लोगों ने इंश्योर करना हो ओवर द मटेरियल एंड टू इंश्योर इट्स प्रॉपर यूसेज। अब जब डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है तो हमें पता होता है कि कितने यूनिट प्रोड्यूस हो चुके हैं, उनके लिए कितना मटेरियल यूज हुआ होगा और हमारे वेयर हाउस में अभी कितना रॉ मटेरियल मौजूद है। तो रॉ मटेरियल के ऊपर एक कंट्रोल आ जाता है, फिर उसके यूजेज के ऊपर भी हमारी नजर होती है कि हमारा रॉ मटेरियल किस तरह से यूज हो रहा है या किसी भी किस्म की कोई इन्वेंटरी।
to ensure that each document is authorized by, अब वो तमाम डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी नहीं है कोई भी इशू कर देगा, डॉक्यूमेंट इशू करने के लिए भी एक अथॉरिटी, एक पर्सनल मौजूद होता है हमारे पास, उसके साइन स्टैंप होना जरूरी है। जब वो साइन स्टैंप करेगा तो उसको लीगल माना जाता है, अदरवाइज उसको लीगल नहीं माना जाता। क्लियर? तो ये हमारे पास पर्पसेस आ गए इसके। एक मरतबा पढ़िएगा इसको, कौन कौन से हैं, जस्ट रीडिंग कर लें इसकी एक मरतबा। जी, सबसे पहले हम लोगों ने इंश्योर करना होता है कि जो हमारे परचेज से रेलिवेंट प्रोसीजर्स वगैरह हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। फिर बेसिकली हमने मटेरियल की वैल्यूएशन को देखना होता है। मटेरियल की वैल्यूएशन के लिए अब उसने 2 पॉइंट्स बना दिए, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रेलिवेंट बना दिया और दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग से रेलिवेंट बना दिया। फिर उसने ये कहा कि जो फिजिकल कंट्रोल है उसको हम लोगों ने इंश्योर करना होता है अपनी इन्वेंट्री के ऊपर, फिजिकल कंट्रोल को। और द लास्ट वन उसने हमें बताया कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑथोराइज्ड बाय लाइन मैनेजर। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा, आपने देखा कि अगर प्रोडक्शन वालों को मटेरियल की जरूरत थी तो उसने कांटेक्ट किससे किया था? स्टोर रूम, वेयर हाउस वाले से कांटेक्ट किया था। अच्छा, जब परचेज डिपार्टमेंट वाले ने वो मटेरियल मंगवाया था तो उसने क्या मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डायरेक्ट भेज दिया था? किसको? स्टोर कीपर को ही भेजा था, उसने भी स्टोर कीपर को ही भेजा था। तो स्टोर कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखने में ऐसा लगता है जैसे कोई काम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम इसी के होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम। अब कौन कौन से काम हो सकते हैं इसके, कौन कौन से इसकी आपके जहन में कि अगर मैं आपको स्टोर कीपर बना दूं तो आपकी जेडीज क्या होंगी, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होंगी? आपको क्या लगता है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई आप इस कंपनी के स्टोर कीपर, तो आप क्या कुछ करेंगे उसमें? लगाओ कि तुक्के लगा दो, मच्छा मारेंगे बैठकर, हैं? तो उसके अलावा और क्या करेंगे? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे, शाबाश। और जी, सप्लायर से हम नहीं मंगवाएंगे, हाँ उससे रिसीव जरूर करेंगे और उसको रिकॉर्ड भी करेंगे, और जरूरत होगी तो परचेज डिपार्टमेंट से कहेंगे भी सही, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू भी करेंगे। ओके। अच्छा, अब देखें, सुने सुने सुने, स्टोर कीपर हैज टू परफॉर्म अब 4 बेसिक इसके फंक्शन हैं जो एक स्टोर कीपर ने परफॉर्म करने होते हैं, और आप लोगों ने सिर्फ ये लाइन याद रखनी है। सबसे पहले क्या, कि भाई रिसीव करेगा कुछ, किससे? अपने सप्लायर से। फिर उनको स्टोर करेगा, फिर उनको इशू करेगा, और इस सारी चीज को रिकॉर्ड भी करेगा। तो ये स्टोर कीपर के 4 फंक्शन है, मेन फंक्शन। क्या चीज है? रिसीविंग ऑफ गुड्स, स्टोरिंग ऑफ गुड्स, इशुएंस ऑफ गुड्स एंड रिकॉर्डिंग। ये सिर्फ 4 फंक्शन है। तो नीचे आप लोगों को ना 4 पैसेज नजर आ रहे हैं, और ये हर पैसेज उसके एक एक फंक्शन को एक्सप्लेन करता है कि भाई किस तरह से उसने गुड्स को रिसीव करना है, गुड्स इशू किस टाइम पे करेगा, स्टोर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं उस लोग के पास, और उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होनी है। नीचे वाले पैसेजेस को जस्ट 1 टाइम रीडिंग करें और आपको वो सारी चीजें समझ आ जाए, मतलब उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने याद सिर्फ ये 4 फंक्शन रखने हैं, बाकी सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको एक मरतबा रीड कर लें, और ये फॉर लाइफ टाइम हो गए आपके। जल्दी से रीड करें इसको। अच्छा, अब ये थ्योरी पढ़ ली आप लोगों ने, कोई इशू, कोई ऐसी बात जो एक्सप्लेन करने की जरूरत हो? गुड, शाबाश। जी। अच्छा, ये जो आपने देखा होगा इन्वेंट्री लेजर कार्ड जो हम लोग बनाते हैं, उसको बिन कार्ड कहा जाता है। जो इन्वेंट्री लेजर कार्ड हम लोग बना रहे होते हैं ना, तो आपने पीआरसी में भी पढ़ा, और इधर इन फ्यूचर अभी जाके हम लोग बनाएंगे भी सही 1-2 लेक्चर्स में। तो वो जो इन्वेंट्री लेजर कार्ड होता है ना, अंडर फाइफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड, जिसमें हम लोग जो इश्यूएंस होती है या किसी किस्म का कोई परचेज कर रहे होते हैं और साथ में क्वांटिटी वगैरह बैलेंस के तौर पे लिखते हैं, उसे बिन कार्ड कहा जाता है। बिन कार्ड या इन्वेंट्री लेजर कार्ड, उसके साथ इन्वेंट्री लेजर कार्ड लिख लें, रिकॉर्डिंग उसमें जाके हो रही होती है। अच्छा, जितना अब तक पढ़ा किसी को कोई इशू? अच्छा, जितना ये पढ़ा है ना, सिर्फ इसको एक मर्तबा देखना है, इसमें याद करने वाली चीजें सिर्फ कोई 1-2 ही थी
जो मेरी फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। मतलब सिर्फ ये था कि परचेज ऑर्डर के अंदर, परचेज प्रोसेस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी है, मतलब वो जो एक टेबल बना हुआ था ना, आपने सिर्फ उस टेबल को देख लेना है बस। उसके अलावा आप लोगों ने उस डॉक्यूमेंटेशन के पर्पसेस को देख लेना है, और साथ में स्टोर कीपर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपने वो देखना है कि वो 4 किस्म की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सिर्फ इतना आपको याद होना चाहिए, कोई मसला। अच्छा, अब बात आती है हमारे पास इन्वेंट्रीज एंड इट्स वैल्यूएशन। मतलब अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जरा कैलकुलेशंस की तरफ चलते जाएंगे। स्टार्ट में हर टॉपिक थ्योरी बेस्ड थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा होता है, लेकिन भाई बोरिंग है या नहीं है, हमने करना है हर हाल में। तो अब जब वैल्यूएशंस की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको बताया गया कि भाई इसका ताल्लुक हमेशा ट्रेडिंग बिजनेस के साथ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ है। और जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ है तो आप लोगों ने अपनी रॉ, आप लोगों के पास जो आपकी इन्वेंट्रीज होती हैं वो आएगी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स एंड, अच्छा इस वैसे तो ये 3 हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ स्टोर स्पेयर्स एंड लूज टूल्स वगैरह मौजूद होते हैं जिनको हम लोग अपनी इन्वेंट्री में क्लासिफाई कर रहे होते हैं। तो इसको आपने जस्ट वन टाइम रीड कर लेना है, क्या आपको पता चले ये हमारे पास रॉ मटेरियल है, ये फिनिश गुड, ये वर्क इन प्रोसेस वगैरह, इसको सिर्फ एक मरतबा रीड करें, मतलब ऐसा चीज को याद करने की भी जरूरत नहीं है। हो जाएगा, हो जाएगा। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।